हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत स्थल मंडल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके पुराने उसमें पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन है, नदी अपरदन से विकसित भूआकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए तंग घाटी, बढ़ाई मैदान, तलछटी मैदान डेल्टा, या फिर ऑप्शन बी तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा, फिर ऑप्शन सी तंग घाटी, तलहटी मैदान, डेल्टा या बाढ़ी मैदान, या फिर ऑप्शन डी तलहटी मैदान, तंग घाटी, बाढ़ी मैदान या फिर डेल्टा। तो जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। नदियों का जो अपरदन का विकसित भूआकृति का जो क्रम है वो इस प्रकार बनता है कि पहला तंग घाटी बनती है, फिर उसके बाद तलहटी मैदान, फिर उसके बाद बाढ़ी मैदान होता है, फिर अंत में जो उसका वो है वो डेल्टा है। डेल्टा ये जो है नदी निक्षेप द्वारा जो है अंतिम स्थलाकृति, मतलब कि डेल्टा का जो निर्माण होता है वो नदी के जो उसमें है निर्माण में अंतिम स्थलाकृति है डेल्टा। और डेल्टा के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं बनती हैं उसमें जो होता है कि नदी का निक्षेपण के लिए जो है विस्तृत और उचित सागर तल होना चाहिए। फिर दूसरा है नदी का आकार और आयतन अधिक होना चाहिए, मतलब कि नदी का जो आकार होगा वो भी अधिक होना चाहिए और आयतन भी अधिक होना चाहिए। मुहाने के पास जो है ज्वारी तरंगें और लहरों जो हैं उनका वेग कम होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा तेज लहरें आएंगी तो वहाँ पे ये आपका डेल्टा नहीं बनेगा। जिससे मतलब कि अगर ज़्यादा तेज, सीधी सी चीज़ है कि अगर ज़्यादा तेज लहरें आएंगी तो जो जमाव होता है वो वहाँ पे वो होगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जो है लहरों का जो है वेग काफ़ी कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक लहरें, बी द्वितीयक लहरें, सी धरातलीय लहरें या फिर डी प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। तो जो सही आंसर है वो है ए प्राथमिक लहरें। प्राथमिक लहरें जो होती हैं इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। इसी कारण जो है प्राथमिक लहरें जो है कोर के मध्यस्थ होकर प्रवाहित हो सकती हैं। और जो दूसरा द्वितीयक लहरें होती हैं यह केवल ठोस माध्यम से जो है होकर गुजरती हैं, इसलिए वो तरल में जो है ये एकदम मध्यस्थ में एकदम लुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, W.S. डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी प्रक्रम या फिर ऑप्शन डी अवस्था। जो सही आंसर है वो है ए संरचना, प्रक्रम और अवस्था। डेविस के अनुसार जो है प्रत्येक स्थल रूप जो है अपरदन के चक्रीय रूप का जो है प्रतिफल है। डेविस का मानना है कि किसी भी भूदृश्य जो है उसका विकास संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। इसे जो है डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ये जो मतलब कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था है इसी को डेविस का जो है त्रिकूट कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि डेविस का त्रिकूट क्या है, तो उसमें आपका ही संरचना, प्रक्रम और अवस्था होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपरदन से बनी हैं? ऑप्शन ए एस्कर, यार्डग या लोयस, बी लोयस, बालका स्तूप या लेपिज, सी भूस्तंभ, छत्रक शिला, यार्डग या फिर डी बरखान भूस्तंभ और टोब्रोलो। तो जो सही आंसर है वो है आंसर सी भूस्तंभ, छत्रक शिला और यार्डग। पवन द्वारा जो है निर्मित अपरदनात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें जो है वाताग्र, छत्रक शिला, जुगेन, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, यार्डग और जायगादार जो शिला है वो आते हैं। और पवन के जो निक्षेपात्मक कार से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसमें जो है ये बालुका स्तूप और लोयस, ये दो आते हैं। तो यहाँ जो पूछा है क्वेश्चन में कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, तो उसमें जो आपका ये सी है भूस्तंभ, छत्रक शिला और यार्डग, ऑप्शन सी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अपरदन द्वारा चट्टानों के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अपघर्षण, बी संक्षारण, सी सन्निघर्षण या फिर डी निलंबन। तो जो सही आंसर है वो है सी सन्निघर्षण।
तीव्र गति से जब हवा तेज बहती है तो हवाओं के साथ जो है छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और कण, मतलब जो होते हैं रेत कण जो होते हैं, वो आपस में टकराते हैं और रगड़ते रहते हैं, और जिससे जो है उनमें टूट फूट होती रहती है। इस क्रम में जो है साथ बहने वाले कणों का आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है और गोल हो जाते हैं ये। इसी क्रिया को जो है सन्निघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण का मतलब यही कि जो हवा के साथ चट्टानों और ये धूल कणों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं और टूट फूट करके छोटे और गोल हो जाते हैं। इसी क्रिया को जो होता है सन्निघर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए कस्ट विंडो, बी डोलाइन, सी लैपीज, या फिर डी स्टैलेग्माइट। तो जो सही आंसर है वो है डी स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट जो है ये कस्ट द्वारा, मतलब कि भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, इसका निर्माण जो होता है वो निक्षेपणात्मक होता है, मतलब निक्षेपण के कारण जो है इसका निर्माण होता है। जब चूना युक्त जल जो है गुफाओं की छत से टपक टपक करके गिरता है तो जो है गुफा की धरती पर जो नीचे है उसके तल पे चूना युक्त जल जो है संपूर्ण नमी जो इसकी बाद में है वाष्पीकरण हो जाती है, और इसके बाद उसमें जो नमी जब ऊपर उड़ जाती है, वाष्पीकरण हो जाती है, तो वहाँ पे स्तंभ जैसी जो आकृति का है वो दिखाई देने लगती है। इसी को जो है स्टैलेग्माइट जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है? ऑप्शन ए पेंक, बी WM डेविस, सी किकमे, या फिर डी स्ट्रालर। तो जो सही आंसर है वो है बी WS डेविस। डेविस के अनुसार जो है प्रत्येक स्थल रूप जो है अपर्दन की चक्रीय रूप का प्रतिफल होता है। इसे जो है डेविस का त्रिकोण भी कहा जाता है। डेविस ने जो है अपर्दन चक्र को प्रभाषित करते हुए जो है स्पष्ट किया कि भौगोलिक चक्र जो है वो समय की अवधि जो है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा जो है एक आकृति विहीन समतल मैदान में बाद में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक होती है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी निचला मैदान, सी पश्चिमी घाट, या फिर डी थार मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो है डी थार मरुस्थल। चट्टानों के अपने ही स्थान पे भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को जो है वो अपक्षय कहा जाता है। मतलब इस अपक्षय में जो है भौतिक और रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा जो है चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं। इसी क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण? ऑप्शन ए अपरदन, बी अपक्षरण, सी निक्षेप, या फिर डी निथारना। तो जो सही आंसर है वो है बी अपक्षरण। लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूटने फूटने और जो है रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है होता है। ये मिट्टी जो है अधिक नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो होते हैं बड़े पैमाने पर जो है उन पर विकसित होती है। इसमें जो है चूना, फास्फोरस और पोटास जो है उसकी कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। मतलब लेटराइट मिट्टी में जो है चूना, फास्फेट और जो पोटास है इसकी कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? ऑप्शन ए पवन, बी हिमानी, सी भूमिगत जल, या फिर डी प्रवाहित जल। जो सही आंसर है वह है प्रवाहित जल। पृथ्वी की जो सतह है उसे प्रवाहित जल द्वारा जो है सबसे अधिक अपरदन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। भूपटल पर सदैव जो है इसमें 2 प्रकार के बल जो है वो कार्य करते रहते हैं। एक जो होता है अंतर्जात बल होता है और दूसरा है वो है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाला जो बल है, जबकि बहिर्जात बल जो है वो पृथ्वी के बाहर की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह जो मतलब ऊपर जो है उस पर उत्पन्न होता है। इस बल द्वारा जो है सतह पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया जो है उस पर होती रहती है। जो प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, हिमागत मतलब भूमिगत जल, सागरी लहरें आदि द्वारा जो होता है वो संपन्न होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? ऑप्शन ए भौतिक, बी जैविक, सी रासायनिक, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैविक।
शीत प्रदेशों में जो होता है वो भौतिक और रासायनिक अपक्षय जो दोनों प्रकार के हैं प्रायः क्रियाशील होते रहते हैं वहाँ पे। ये दोनों अपक्षय जो हैं प्रायः साथ साथ चलते रहते हैं, और जबकि शीत प्रदेशों में जैविक अपक्षय जो है ये प्रायः वहाँ पे क्रियाशील नहीं होता। उसका कारण ये है कि वहाँ पे वनस्पतियों का विकास जो है इन प्रदेशों में ना के बराबर होता है, क्योंकि वनस्पति यदि नहीं होती है तो वहाँ पे जो जैविक है, यहाँ पे जानवर हैं, वहाँ पे उनका आवाजाही कम होती है, जिनकी वजह से वहाँ पे अपक्षय की क्रिया नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने स्थान पर सेलों का विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अपक्षय, बी अपर्दन, सी भूस्खलन या फिर डी साधारण भूस्खलन। तो जो सही आंसर है वो है अपक्षय। अपने स्थान पर जो है सेलों का जब विघटन और अपघटन की क्रिया जब होती रहती है उसी को जो है अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया द्वारा जो है इसके अंतर्गत जो होता है गतिशील अभिकरणों द्वारा जो है सेल खंडों का जो उनका स्थानांतरण होता रहता है। अपर्दन जो है इसमें 3 क्रिया होती है। पहला तो है परिवहन होता है, फिर दूसरा अपघर्षण होता है, और फिर तीसरा जो होता है निक्षेप होता है। जो पदार्थों होता है उन पदार्थों का पहले परिवहन कहीं भी होगा तो उनका परिवहन एक जगह से उठा कर ले जाएंगे दूसरे, फिर अब घर्षण होगा उनका आपस में, और फिर वहाँ पर जो है आगे जाके निक्षेपण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सेल पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर सेलों को तोड़ देती हैं, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जलयोजन, बी कार्बोनेशन, सी रासायनिक अपक्षय या फिर डी भौतिक अपक्षय। तो जो सही आंसर है वो है डी भौतिक अपक्षय। अपक्षय जो है ये ताप, जल, वायु और प्राणियों का कार्य है, जिनके द्वारा जो है यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने ही स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया होती रहती है। अपक्षय को जो है नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनमें जो मेन है, पहला कि चट्टानों का संरचना संगठन होता है वो होता है। फिर दूसरा है स्थल का जो ढाल का स्वभाव, जो स्थल है उसका ढाल जो है वो उसका स्वभाव कैसा है, मतलब तेज है, धीमा है, क्या है, उस पर है। तीसरा है जलवायु में विविधता, मतलब कि जहाँ की जलवायु ज़्यादा भिन्न भिन्न होगी वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर चौथा जो है वनस्पति का प्रभाव, इस मतलब वनस्पति का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान या फिर डी महासागर। जो सही आंसर है वो है डी महासागर। महासागर और महाद्वीप जो है ये प्रथम श्रेणी के स्थल रूप में आते हैं, और जबकि पर्वत, पठार और जो मैदान है ये द्वितीयक श्रेणी के स्थल रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? ऑप्शन ए 1.3, बी 5.5, सी 8.7 या फिर डी 11। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी 5.5। अगला क्वेश्चन है, मोहो असंबद्धता विलग करती है। ऑप्शन ए क्रस्ट की ऊपरी मेटल से, बी ऊपरी मेटल को निचले मेटल से, सी निचले मेटल को बाह्य क्रोड से या फिर डी बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो जो सही आंसर है वो है ए क्रस्ट को ऊपरी मेटल से। मोह असंबद्धता जो है ये निचली भू प्रॉपर्टी को ऊपरी मेटल से अलग करता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम मोहरोविक ने 1909 में की थी। इन्हीं के नाम पे इसको मोह असंबद्धता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? ऑप्शन ए 32 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर या फिर डी 100 किलोमीटर। जो सही आंसर है वो है 100 किलोमीटर। मेटल में जो है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई पर जो है भूकंपी तरंगों की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। इस भाग में निम्न गति मंडल भी इस भाग को कहा जाता है। इसमें जो है साथ साथ में प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। यह भाग जो है प्लास्टिक और अपेक्षाकृत जो है पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। इस भाग में जो ठोस पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 22 मीटर,
बी 23, सी 32 या फिर डी 40। तो जो सही आंसर है वो है सी 32। सामान्य रूप से जो है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान में 1 सेल्सियस की बढ़ोतरी होती जाती है, लेकिन बाद में बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर जो है वो भी, उसमें भी गिरावट आती है। प्रथम जो 100 किलोमीटर की गहराई होती है, इसमें प्रत्येक किलोमीटर पर जो होता है ये 12 सेल्सियस की वृद्धि होती है, और इसके बाद जो है 300 किलोमीटर की गहराई में जो है प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेल्सियस, और उसके बाद में जो है प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 सेल्सियस की जो हो जाती है ये वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों अर्थात सियाल, सीमा, नीफे की पहचान की है? ऑप्शन ए स्वेस, बी डाली, सी जेफरीज या फिर डी होम्स। तो जो सही आंसर है वो है ए स्वेस। स्वेस ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। इसमें जो सबसे ऊपरी परत है उसको सियाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए लावा, बी मैग्मा, सी पातालीय या फिर डी मध्यवर्ती। जो सही आंसर है वो है बी मैग्मा। ज्वालामुखी जो है उपरितल पर वह प्राकृतिक दरार है जिसके द्वारा होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, गैस, राख आदि जो है बाहर निकलकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है। पृथ्वी के अंदर का जो पिघला पदार्थ जो है वही मैग्मा कहलाता है, और जब यही पिघला हुआ पदार्थ जो है मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा जो है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको बाद में लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी बेसाल्ट एवं सिलिका या फिर डी निकल एवं लोहा। तो जो सही आंसर है वो है डी निकल एवं लोहा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का जो निर्माण है इसमें मुख्य रूप से निकल और जो लोहा तत्व है इसके जो है प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट सागर प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 2.65, बी 2.75, सी 2.9 या फिर डी 3। तो जो सही आंसर है वो है डी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सागरी जो प्लेट है उसका निर्माण मुख्यतः जो है बेसाल्ट और गेब्रो से हुआ है, क्योंकि इन तत्वों में लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अतः सागरी प्लेट का जो निर्माण है अधिक घनत्व वाले तत्वों से होने का इसका घनत्व जो है महाद्वीपीय प्लेट से ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतुलता किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए पपड़ी और प्रवार के बीच, बी प्रवार और क्रोड के बीच, सी ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच या फिर डी ऊपरी प्रवाह और निचली प्रवाह के बीच। तो जो सही आंसर है वो है बी प्रवाह और क्रोड के बीच। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर वहाँ पर मेटल और जो कोर की जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग असंतुलता कहा जाते हैं। यहाँ पर जो है घनत्व अचानक बढ़ करके 5.5 से बढ़ करके 10 जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी सर्वे ऑफ इंडिया या सी रक्षक मंत्रालय या फिर डी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परपटी, बी सीमा, सी सियाल या फिर डी नीफे। जो सही आंसर है वो है डी नीफे। नीफे जो है ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है।
इसे जो है बैरिस्फीयर भी जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है पृथ्वी के कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी ऊपरी कोर, सी परपटी या फिर डी आंतरिक कोर। तो जो सही आंसर है वो है ए मेटल। मेटल का जो है इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है जो मोहो असंबद्धता है वहां से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो पहला भाग हो गया। फिर 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक ये दूसरा भाग। और जो तीसरा भाग है वो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। क्रस्ट और जो मेटल का ऊपरी भाग होता है ये दोनों को मिला करके जो है स्थल मंडल का जो है वो निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। ऑप्शन ए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऑप्शन बी बाह्य अंतरतम और मेंटल, सी आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम, या फिर डी निचला क्रस्ट और मेटल। तो जो सही आंसर है वो है बी बाह्य अंतरतम और मेटल। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है यह इसका जो घनत्व है यहाँ पे आने के बाद ये अचानक मतलब कि 5.5 से बढ़कर के सीधे 10 हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है पी तरंगे जो होती हैं इनका वेग जो है अचानक बढ़ जाता है और ये 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के अनुसार मेटल की मोटाई कितनी है। ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर, बी 1900 किलोमीटर, या फिर सी 3900 किलोमीटर, या फिर डी 4900 किलोमीटर। जो सही आंसर है वो है ए 2900 किलोमीटर। मोह असंबद्धता से लेके जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये मेटल पाया जाता है। पृथ्वी का जो पूरा जो आयतन है उसका 83% और द्रव्यमान पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है उसका लगभग 68% भाग जो है वो मेटल है। मेटल का जो ऊपरी भाग का घनत्व जो है वो आपका 3 से लेकर के 3.5, और जो निचला भाग का घनत्व है वो 4.5 से लेकर के 5.5 है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवृत्ति, बी आंतरिक कोर, सी मेटल, या फिर डी सागरी प्रवृत्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी आंतरिक कोर। जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग जो है वो कोर है। इसे जो है बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह जो है मुख्य रूप से निकिल और लोहे का बना हुआ है। इसे जो है नीफे भी जो है कहा जाता है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक की जो गहराई है ये जो भाग है ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है इस ये जो है ये ठोस अवस्था में है। और जो कोर का अधिकतम जो तापमान है वो 5500 किलोमीटर है और इसका जो कोर का घनत्व है वो 13 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है। ऑप्शन ए आंतरिक कोर, बी ऊपरी कोर, सी परपटी, या फिर डी मेटल। तो जो सही आंसर है वो है सी परपटी। परपटी जो है इसकी औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में ये जो है इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर, और जो महासागरीय भाग में जो है इसकी मोटाई जो है मात्र जो है 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक है। इसको जो है ये जो आपका परपटी इसको जो है क्रस्ट भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ऑप्शन ए भूपर्पटी में,
बी मेटल में, सी बाह्य कोर में, या फिर डी आंतरिक कोर में? तो सही आंसर है वो है बी मेटल में। पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो है ये जो पूरा है ये मेटल में है जो पाया जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो पूरा आयतन जो है उसका 83% और जो द्रव्यमान का जो है 68% भाग जो है मेटल में ही व्याप्त है पूरा। और मेटल की जो मोटाई है वो पूरे समस्त पृथ्वी की जो है अर्धव्यास के आधे से भी कम है, आधे से कम मतलब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोयस, बी थोरियम सीसा, सी तांबा, या फिर डी निकेल? तो जो सही आंसर है वो है बी थोरियम और सीसा। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए जो मुख्य रूप से जो है वो यूरेनियम और ये थोरियम खनिज तत्व का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है।